चलिए आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पीछे वाले क्लास में प्रीवियस ईयर करवा चुके थे साइंस का, बीएसएससी का जो था। आज के क्लास में भी साइंस देखेंगे, जो कि कुछ आर्ट्स का भी रहेगा, जो कि मतलब जीएस जीके जीएस मतलब आज रहेगा, दोनों मिक्स रहेगा। साइंस भी रहेगा, कुछ हिस्ट्री से भी रह सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल रंग प्रकाश का क्या चीज़ होता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो लाल रंग का है वो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका प्रकीर्णन कम। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, तो इसका प्रकीर्णन कम हो जाएगा। तो प्रकीर्णन कम होगा तो ये धुएं और कोयले द्वारा जो है न्यूनतम प्रकीर्णित जो किया जाता है किसका, तो लाल रंग का जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए जो खतरे के निशान के रूप में उपयोग किया जाता है किसका, तो लाल रंग का। और सबसे अधिक प्रकीर्णन किस कलर का होता है, आपसे पूछ लेगा कि सबसे अधिक प्रकीर्णित कौन सा कलर होता है, तो बैगनी कलर। बैगनी कलर सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है, जबकि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होता है वो किसका होता है, बैगनी का। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका प्रकीर्णन कम, जिसका जो तरंगदैर्घ्य अधिक है उसका प्रकीर्णन कम हो जाएगा। चलिए आगे अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विकल्पों में उल्लिखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के शाब्दिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो गुरुत्वाकर्षण के शाब्दिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। तो ये हो जाएगा ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, इसे समझाया नहीं गया है। जबकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये गुरुत्वाकर्षण के शाब्दिक नियम का पालन करता है। जबकि चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वारभाटा आता है इसके द्वारा भी समझाया गया, मतलब जो शाब्दिक नियम है गुरुत्वाकर्षण का, यानी ये पालन कर रहा है। और बल जो हम धरती से बंधे रखते हैं ये भी गुरुत्वाकर्षण के, आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो किसी वस्तु को जो खींच लेता है किसके कारण, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो यह भी पालन कर रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए जो है गुरुत्वाकर्षण के शाब्दिक नियम का पालन नहीं करता है। इसका जो आप सभी लोग जानते होंगे कि F बराबर होता है Gm1m2/r², जो कि G का जो मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 Nm²/kg², इसका यानी होता है मान 6.67 गुने 10⁻⁻11 Nm²/kg²। ये हो गया F बराबर। F जो है वो क्या चीज़ है, F है बल, G है गुरुत्वाकर्षण यानी नियतांक, Gm1m2/r², ये भी जो है वो इसी नियम पर पालन कौन कर रहा है, इसी का कर रहा है, यानी इस क्वेश्चन में जो है यही नियम का पालन कौन कर रहा है, इसी का यानी जिक्र दिया हुआ है। चलिए, निम्न में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। वोल्टता को निरूपित कौन करता है, आप सब लोग जानते होंगे कि कार्य बराबर होता है आवेश गुने विभवांतर। एक कार्य बराबर होता है आवेश गुने विभवांतर। तो जो विभवांतर यानी वोल्टता को कौन निरूपित कर रहा है, तो वोल्टता को हो जाएगा कार्य बटे जो विद्युत धारा गुने समय, इसी को वोल्टता को निरूपित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य बटे विद्युत धारा गुनी समय, ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। आवेश बराबर होता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि आवेश बराबर धारा गुने समय, यानी Q बराबर IT। Q बराबर IT, Q बराबर IT। Q क्या चीज़ है, Q आवेश है, I जो है धारा है, T समय है। T समय। चलिए अगला क्वेश्चन, जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं। तो ये हो जाएगा एसेंट्रिक, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक पीछे वाले क्लास में जो पढ़ा चुके थे, बायोलॉजी में पढ़ाए थे
कि मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक, ये सब जो है उपस्थित रहता है। मेटासेंट्रिक जो रहता है वह गुणसूत्रों का बीच का भाग बीच के जो भाग का वो यानी बीच के भाग को ही कहते हैं मेटा सेंटर। मेटा कहने का ही अर्थ हो जाता है कि बीच का। गुणसूत्र जो किनारे पर रहता है उसे कहा जाता है टेलोसेंट्रिक। जो किनारे पर रहता है, जो गुणसूत्र किनारे पर रहता है वो टेलोसेंट्रिक, और जो गुणसूत्र बड़ा यानी दूसरा जो सबसे बड़ा है कौन है, एक्रोसेंट्रिक दूसरा सबसे बड़ा बीच के भाग का मेटासेंट्रिक कहते हैं। तो इनमें से कौन नहीं होगा, ऐसे सेंट्रिक ये नहीं होता है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, अधिकांश जो अपवर्तन है वो कहाँ होता है, तो ये कॉर्निया से अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। आपसे पूछ लेगा कि प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है, तो आइरिस को ही कहा जाता है परितारिका जो है वो प्रकाश को नियंत्रित करता है। प्रकाश को नियंत्रित करने का काम परितारिका करता है। जबकि पुतली परितारिका के जो बीच में भाग में पाया जाता है उसी को कहते हैं पुतली, जो काला, ये हमेशा पुतली ब्लैक कलर का होता है। जबकि परितारिका का जो कलर होता है वो काला, भूरा या फिर ब्राउन, यानी तीनों में से किसी कलर का हो सकता है। आइरिस का, जिसे कहते हैं आइरिस का कलर। वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से जो 4 विजातीय ABCD को मान लिया गया है, उनमें से कौन सा जो सही कह रहा है, इनमें से कौन सा सही है। अपवर्तन के नियम आप सभी लोग पढ़े होंगे, जो कि अपवर्तन के नियम इसी पर आधारित है। तो ये इसका जो हो जाएगा आपका प्रकाश किरण से गमन यानी पथ कौन सा होगा, तो बी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आता है, उसके बाद फिर आप सभी लोग जानते होंगे कि जब प्रकाश यानी सरल से जब विरल में आता है, सरल माध्यम से जब विरल माध्यम में आता है, तो सरल से जब विरल में आता है तो वह यानी अविलंब से दूर हट जाता है। जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अविलंब से और आ जाता है। ये आप सभी लोग जानते होंगे, इसी पर आधारित है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लेंस की शक्ति का स्थायी मात्रक क्या चीज़ है, डायोप्टर। ये सभी जितना भी है ये सभी BSSC का क्वेश्चन है। BSSC में जितना भी है ये सभी, अभी जो अगला पीछे वाला वीडियो भी बनाए थे उसका भी BSSC पर ही आधारित क्वेश्चन था। आज भी इस वीडियो में ही चलेंगे BSSC पर। लेंस की शक्ति का स्थायी मात्रक क्या चीज़ हो जाएगा, डायोप्टर। लेंस की शक्ति का स्थायी मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। प्रेस बायोपिया जो है प्रेस बायोपिया को जो कहा जाता है वह जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया को कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। जो प्रेस बायोपिया है इसके उपचार में जो किया जाता है वह द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रेस बायोपिया में जो उपचार किया जाता है वह द्विफोकल लेंस यानी उपयोग किया जाता है। द्विफोकल लेंस में क्या चीज़ होता है कि नीचे वाला जो भाग रहता है वह उत्तल लेंस का होता है और ऊपर वाला भाग अवतल लेंस का होता है। नीचे वाले भाग जो रहता है वो उत्तल लेंस का, ऊपर वाले भाग अवतल लेंस का रहता है। किसमें, तो प्रेस बायोपिया में। प्रेस जो बायोपिया है उसके उपचार में जो उपयोग किया जाता है वो द्विफोकल लेंस में क्या चीज़ रहता है, द्विफोकल लेंस में नीचे जो रहता है वो उत्तल लेंस का रहता है, जबकि ऊपर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोकल लेंस में जो उसका चश्मा जो बनता है, यानी प्रेस बायोपिया को जो उपचार में किया जाता है चश्मा का उपयोग उसी चश्मा में रहता है। आप देखेंगे कि नीचे में उत्तल आकार के रहेगा और ऊपर में अवतल आकार के यानी गड्ढा टाइप का रहेगा। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत आवेश क्या चीज़ उत्पन्न करता है, तो ये हो जाएगा विद्युत और चुंबकीय दोनों। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यानी दोनों उत्पन्न करता है गतिशील विद्युत आवेश। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या चीज़ होता है, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक जो हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये चुंबकीय तीव्रता का मात्रक हो जाएगा, जिसे कहते हैं वेबर प्रति वर्ग मीटर। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक हो जाएगा वेबर प्रति वर्ग मीटर भी होता है।
लौह चुंबकीय पदार्थ का जो तीव्रता होता है वो चुंबकत्व डोमेन के कारण ही होता है। लौह जो चुंबकीय पदार्थ का तीव्रता होता है वो चुंबकीय जो डोमेन होते हैं डोमेन के कारण ही होता है। किसका? तो लौह चुंबकीय पदार्थों का तीव्रता। आपसे पूछ लेगा कि लौह चुंबकीय पदार्थों की तीव्रता जो होता है वो किसके कारण होता है, यानी चुंबकीय तीव्रता लौह चुंबकीय पदार्थों का, तो हो जाएगा डोमेन। इसका आंसर हो जाएगा डोमेन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन को दर्शाती यानी एल्केन को दर्शाता है? आप सभी लोग जानते होंगे कि एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन का सूत्र जो होता है वो CnH2n+2। तो CnH2n+2 इनमें से कह कि कौन सा दर्शा रहा है? CnH2n+2। इसके कहने का अर्थ है कि यही CnH2n+2 इनमें से कौन सा दर्शा रहा है? तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड दर्शाता है। एल्केन सीधा याद रखिए कि सिंगल बॉन्ड एल्केन दर्शाता है, जबकि डबल बॉन्ड एल्कीन दर्शाता है। एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा वो एल्कीन हो जाएगा। और एल्काइन जो है ट्रिपल बॉन्ड दर्शाता है, जिसमें एल्काइन आप सब लोग जानते होंगे कि एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n और प्लस यानी H2n होता है। एल्कीन का जो होता है वो CnH2n होता है, जबकि एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2 होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के तौर पर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि शेरशाह सूरी और जो हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था वो 1540 में लड़ा गया था। इसमें जो है वो हुमायूं पराजित हुआ था। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया था। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया था। और फिर ये हुमायूं है दोबारा जब 1555 में लड़ा था, तो उस समय 1555 में जब लड़ा मच्छीवाड़ा जिसे कहते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध या फिर सरहिंद का युद्ध जब लड़ा, तो उस समय यानी हुमायूं विजयी हुआ था। उस समय हुमायूं का जो बेटा था अकबर भी यानी पहली बार इस युद्ध में शामिल हुआ था। किसमें? तो मच्छीवाड़ा जिसे कहते हैं मच्छीवाड़ा या सरहिंद के युद्ध में। आपसे पूछ लेगा कि मच्छीवाड़ा या फिर सरहिंद के युद्ध में मच्छीवाड़ा या फिर सरहिंद के युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कब लड़ा गया था? तो 1555 में लड़ा गया था मच्छीवाड़ा या फिर सरहिंद का युद्ध। आपसे पूछ लिया कि अकबर सबसे पहले कौन सा युद्ध में भाग लिया था? तो यही यानी अकबर जो है अपने पिता के साथ सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा था? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध जिसे कहते हैं सरहिंद का युद्ध में अकबर सबसे पहले यानी युद्ध लड़ा था। शेरशाह सूरी का जो है कार्यकाल है वो 1540 से 1545 तक इसका कार्यकाल है, जो कि 1545 में शेरशाह सूरी का मृत्यु हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा का संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय जो ऊर्जा का संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा का संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, जबकि विश्व जो है वो विश्व प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी दिवस 14 मई को और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी 14 दिसंबर को और विश्व प्रवासी दिवस 14 मई को, और जो 17 मई को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी 17 दिसंबर को, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हो जाएगा पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, ये विश्व रोगी दिवस, 27 दिसंबर को विश्व रोगी दिवस, और ये 14 दिसंबर को ये हो जाएगा राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, और जो 14 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी दिवस 14 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है? तो ये सार्गासो सागर हो जाएगा। सार्गासो सागर के पास भूमि सीमा नहीं है। दुनिया के एकमात्र समुद्र का जो है वो सार्गासो सागर है, जो कि इसके पास जो है भूमि नहीं है। सार्गासो सागर के पास भूमि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के
नाम से जाना जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के यानी रूप में जाना जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन जो प्रारंभ किया था, लाल कुर्ती आंदोलन जो प्रारंभ किए थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान ही जो है लाल कुर्ती नामक जो आंदोलन प्रारंभ किए थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान ही। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? 1931 में। आप सभी लोग जानते होंगे कि भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था कब दिया गया था? तो 1931 में। चलिए अगला क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है। जो दक्षिण अफ्रीका के अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो विस्तृत घास के मैदान है उसको क्या चीज़ कहते हैं? तो उसको कहते हैं पंपास के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के जो अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो घास पाया जाता है उसे पंपास के नाम से जाना जाता है। और ब्राज़ील के पठार के जो दक्षिण हिस्से में पाया जाता है वो ये जो पराना, ये जिसे कहते हैं पराना, हम बोलना चाह रहे थे कि सवाना के जो नाम है वो सवाना जो है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के नाम से जो है अब दक्षिण महादेश में पाया जाता है। ये दक्षिण महादेश में पाया जाता है, दक्षिण जो अफ्रीका महादेश में पाया जाता है। कौन? तो सवाना जो घास है वो यानी अफ्रीका महादेश में पाया जाता है। किसमें? तो उष्णकटिबंधीय घास का जो मैदान है सवाना, ये दक्षिण अफ्रीका महादेश में पाया जाता है। चलिए, लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? लैटिन अमेरिका के किस देश में जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे न्यूनतम है? तो ब्राज़ील में हो जाएगा। ये ब्राज़ील में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है यानी न्यूनतम है। लगभग 25.06 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर ये जनसंख्या घनत्व यहाँ पाया जाता है। कहाँ? तो ब्राज़ील में। अगला हमारा है 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपया का नाम दिया? तो ये शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है वह चांदी का सिक्का और चांदी का जो सिक्का चलाया था वह शेरशाह सूरी और रुपया भी चलाया था। किसने? तो शेरशाह सूरी ने। आपको बताएं अभी जस्ट कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो युद्ध हुआ था वो 2 युद्ध हुआ था। वो सरहिंद का युद्ध था। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। और एक युद्ध और बताएं, अभी जस्ट बता चुके हैं, आप सभी लोग जो बताइएगा। तो ये शेरशाह सूरी जो है वो रुपया का यानी सिक्का चलाया था। किसने? तो शेरशाह सूरी ने रुपया का सिक्का चलाया था। शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन जो है वो चांदी का रुपया चलाया था। 178 ग्रेन का चांदी का रुपया किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी। और 380 ग्रेन का तांबे का दाम भी किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी ने चलाया था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम जो था वो फरीद खां था। शेरशाह सूरी के बचपन का जो नाम था वो फरीद खां। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या चीज़ था? फरीद खां। ये हेमू और अकबर के जो बीच युद्ध हुआ था वो पानीपत का द्वितीय युद्ध। हेमू और अकबर के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। चलिए अगला। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यू कैन विन के पुस्तक के लेखक है शिव खेड़ा। ये हो जाएगा शिव खेड़ा। ये ऑनलाइनर में याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में यानी स्थित है? यूनेस्को का जो सर्वप्रथम स्थापना हुआ था 1946। यूनेस्को का स्थापना 1946 में हुआ था। आपसे पूछ रहा है कि शोर स्थल कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में हो जाएगा। शोर स्थल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। शोर स्थल को ये कहा जाता है 8 मंदिर रथ। शोर मंदिर को कहा जाता है यानी 8 रथ मंदिर किसको कहा जाता है? तो सोन मंदिर को। महाराष्ट्र के जो है यानी तमिलनाडु, आपसे पूछ लिया कि महाराष्ट्र के शोर मंदिर यूनेस्को में, यही जो शोर मंदिर है ये यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? तो 1984 में।
1984 में। ये जो महाबलीपुरम है यानी सूर्य मंदिर कहाँ है, तो महाबलीपुरम में। तमिलनाडु के यानी महाबलीपुरम में जो सूर्य मंदिर स्थित है उसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, 1984 में शामिल किया गया है। जबकि यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, 1946 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान केंद्र को कितने प्रकार की निधियां प्रदान की गई है, तो ये 3 प्रकार की निधियां प्रदान की गई। भारतीय संविधान केंद्र को यानी भारतीय केंद्र जो संविधान केंद्र सरकार को कितनी निधियां प्रदान की गई है, तो 3 प्रकार के। पहला है भारत की संचित निधि यानी संचित निधि हो जाएगा, और लेखा जिसे कहते हैं लोक लेखा, यानी पहला हो जाएगा आपका संचित निधि, दूसरा है लोक लेखा, और तीसरा जो है वो आकस्मिकता निधि। इस प्रकार से 3 को शामिल किया गया था, यानी केंद्र सरकार को भारतीय संविधान जो है केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान किया गया था। चलिए आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात कल के क्लास में देखेंगे। सभी को जय हिंद जय भारत। जो जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बाकी बात अगला क्लास में।